गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेशधर दुबे आज आप लोगों के साथ एनवायरमेंट इकोलॉजी के अंतर्गत ओजोन क्षरण और इसके प्रबंधन के विषय में चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का PDF मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां डाउनलोड करें। इसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस सीरीज, मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज, इन्वायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज एवं साथ में आपको समय समय पर क्विज टाइप के प्रश्न भी उपलब्ध हो रहे हैं। तो आप इन सभी मटेरियल का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। तो आइए आज हम प्रारंभ करते हैं ओजोन क्षरण और इसके प्रबंधन के टॉपिक को। सबसे पहले हम समझते हैं कि ओजोन का जो तात्पर्य है, ओजोन एक प्रकार से एक है जो समताप मंडल में पाया जाता है और एक ओजोन होता है जो निचले वायुमंडल में पाया जाता है। तो जो निचले वायुमंडल में पाया जाता है उसको हम कहते हैं सतही ओजोन, और उसकी चर्चा हम पूर्व में जो हम लोग पढ़ रहे थे प्रदूषण टॉपिक, उस प्रदूषण के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा है वायु प्रदूषण। तो उस वायु प्रदूषण के अंतर्गत भी ओजोन प्रदूषण टॉपिक डिस्कस किया गया था। तो वहां पर जो ओजोन था वह सतही ओजोन था, लेकिन आज का जो ओजोन है यह समताप मंडलीय ओजोन है, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो देखा जाए, अगर हम बात करें कि जो पृथ्वी की सतह होती है, पृथ्वी की सतह से आप जब क्रमशः ऊपर की तरफ चलते हैं, आपको सबसे पहले क्षोभ मंडल मिलता है, इसके पश्चात मिलता है समताप मंडल। तो समताप मंडल का जो निचला पार्ट होता है, यहीं पर एक लेयर पाई जाती है जिस लेयर का नाम होता है ओजोन परत। ओजोन कोई मंडल नहीं है, बल्कि ओजोन क्या है, एक परत है जो किसका पार्ट है, तो इस समताप मंडल का पार्ट है, लेकिन समताप मंडल के निचले भाग में पाया जाता है। तो इसलिए यहां पर लिखा गया है कि समताप मंडल के निचले परत में ओजोन परत पाई जाती है, जिसकी सर्वाधिक जो सांद्रता है अर्थात कंसंट्रेशन है, यह 12 से लेकर के 35 किलोमीटर तक होती है। लेकिन इसका जो विस्तार है यह 55 किलोमीटर तक होता है, क्योंकि समताप मंडल की जो अपर सीमा होती है यह 55 किलोमीटर होती है। समताप मंडल चूंकि 18 किलोमीटर से प्रारंभ होता है और 55 किलोमीटर तक फैला हुआ है, इसलिए जो ओजोन की परत है यह मैक्सिमम 55 किलोमीटर तक पाई जाती है। लेकिन मैक्सिमम जो कंसंट्रेशन है यह कहां से कहां तक होता है, वैसे 18 से 35 किलोमीटर तक ये ज़्यादातर डिस्कशन होता है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग 12 से 35 किलोमीटर तक मानते हैं। यहाँ पर अगर बात करें विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक प्रकार से प्रभावी हुआ था। प्रभावी नहीं करें बल्कि हम कह सकते हैं कि अस्तित्व में आया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कब, 16 सितंबर 1987 को। और इसी डेट को याद करने के लिए विश्व ओजोन दिवस का निर्धारण किया गया है। यहाँ पर अगर बात करें हम इस समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा विनियमित किया जाता है। विनियमित मतलब होता है रेगुलेट किया जाता है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि प्राकृतिक रूप से ओजोन परत को कौन रेगुलेट करता है, तो उसका नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2। इसको रेगुलेट करता है। इसकी जो इकाई होती है जिसके माध्यम से ओजोन लेयर की हम मोटाई मेजर करते हैं, उसका नाम होता है डाप्सन। और सामान्य जो ओजोन परत की मोटाई होती है वह 300 डाप्सन होती है। कितनी होती है, 300 डाप्सन होती है। यहाँ पर इसी को अगर हम अदर यूनिट में व्यक्त करें, क्योंकि एक डाप्सन बराबर जो होता है यह होता है 0.01 मिलीमीटर, लेकिन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। लेकिन इसी को अगर इक्विवेलेंट करें हम कि 1 डाप्सन में कितने ओजोन होते हैं, तो यहाँ पर होता है 2.69 इंटू 10⁻20 ओजोन प्रति घन मीटर नहीं बल्कि प्रति स्क्वायर मीटर। तो प्रति स्क्वायर मीटर में इतने ओजोन के पार्टिकल पाए जाते हैं। ये डाप्सन का एक प्रकार से मेजरमेंट है, लेकिन आपको बस सिंपल इतना याद रखना है कि डाप्सन के रूप में हम लोग मेजर करते हैं ओजोन लेयर को। और जो ओजोन की सामान्य परत होती है एक इफेक्टिव, वह कितना होना चाहिए, मिनिमम 300 डाप्सन होना चाहिए। यहाँ पर अगर बात करें ओजोन छिद्र का, कि हम ओजोन छिद्र के बारे में जो डिस्कशन सुनते हैं ये क्या है,
ओजोन छिद्र का सबसे पहली बार जो जानकारी हमको मिलती है यह जोसेफ फरमन महोदय के द्वारा मिलती है। साथ में ब्रियन गार्डिनर भी इसके मतलब इस टीम में विद्यमान थे और जोनाथन सैंकलिन। तो कह सकते हैं 3 लोगों की टीम थी, जिसमें जोसेफ फॉरमन महोदय हैं, ब्रियन गार्डिनर महोदय हैं और जोनाथन सैंकलिन महोदय हैं। और यहाँ पर जो इस टीम को लीड कर रहे थे इनका नाम था जोसेफ फरमन। तो इसमें से कभी काल कोई भी विकल्प दे करके हमसे प्रश्न पूछता है, लेकिन हमको तीनों का नाम याद रखना है कि जोसेफ फरमन महोदय के निर्देशन में यह टीम बनाई गई थी, जो ब्रिटिश टीम थी, जिसमें ब्रियन गार्डिनर महोदय भी और जोनाथन सैंकलिन महोदय भी विद्यमान थी। और यह जो टीम थी यह कब बनी थी? तो 1985 में बनाई गई, ध्यान रखिएगा। और इसका विशेष उद्देश्य था अंटार्कटिका का सर्वेक्षण करना। इसका सर्वेक्षण करना, अंटार्कटिका का सर्वेक्षण करना, विशेष तौर पर इसके वायुमंडलीय ओजोन की अल्पता का इसका अध्ययन करना है। यह स्पष्ट हो गया, अंटार्कटिका का सर्वेक्षण करना है, लेकिन किसका अध्ययन करना? वायुमंडलीय जो ओजोन परत है इसकी अल्पता का अध्ययन करना है। और खास करके यहाँ पर इसका प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण प्रस्तुत किया गया। प्रमाण में अगर देखा जाए तो बहुत प्रकार के प्रमाण यहाँ पर मिले हैं। जोसेफ फरमन ने प्राप्त सूचनाओं के आधार पर बताया कि अंटार्कटिका के ऊपर वायुमंडल में बसंत काल में, ये ऋतु पूछी जाती है, बसंत काल में ओजोन परत में 40% क्षय हो जाता है। यह प्रश्न पूछा जाता है। बसंत काल का तात्पर्य अगर हम देखें तो यह मार्च का महीना माना जाता है, अर्थात जब मटर हो गया, सरसों हो गया, इन सब में फूल लगता है और फल लगते हैं, तो वही काल होता है बसंत काल। काफ़ी हरा भरा और कलरफुल होता है। तो बसंत काल में ही ओजोन परत में लगभग 40% का क्षय देखा जाता है। ऐसा आंकड़ा इन्होंने कलेक्ट किया है, तो जोसेफ फरमन महोदय की टीम ने कलेक्ट किया था, तो इसलिए प्रश्न पूछा जाता है। साथ में अगर देखें ओजोन क्षरण एवं अल्पता के विषय में जो ब्रिटिश टोली थी, इस चौंकाने वाले सूचना के बाद अंटार्कटिका के ऊपर वायुमंडलीय ओजोन के अध्ययन के लिए एक बहुराष्ट्रीय खोज यात्रा प्रारंभ की गई। और इसने बसंत काल में, अर्थात जब एक बड़ी कह सकते हैं टीम जाएगी, तो इस टीम ने क्या किया कि बसंत काल अर्थात मार्च से लेकर के अक्टूबर में अध्ययन का कार्य प्रारंभ कर दिया। तो ये हमको ध्यान रखना है कि ये जो टाइम पीरियड फ्रेम था यह मार्च से लेकर के अक्टूबर के मध्य का था। और कई देशों के प्रमुख वैज्ञानिकों के इस खोजी दस्ते ने अंटार्कटिका के ऊपर विस्तृत वायुमंडलीय क्षेत्र, संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र के 2 गुने भाग में, अर्थात काफ़ी व्यापक होता है, आप समझ सकते हैं, ओजोन के स्तर का उपग्रह, वायुयान और गुब्बारे आदि की सहायता से मापन किया, अर्थात आंकड़े कलेक्ट किए गए। उस आंकड़े के कलेक्शन में उपग्रह का सहारा लिया गया, वायुयान का सहारा लिया गया और गुब्बारों का सहारा लिया गया, कि जिससे हमको स्पष्टता हो जाए कि बसंत काल में जो ये बात कही जा रही है कि ओजोन की परत में 40% का क्षय होता है, ये बात कहाँ तक सत्य है। साथ में यह जो टीम गई थी, यह टीम 87 में गई थी, जबकि पहली टीम कब गई थी? 85 में। तो हमको विशेष तौर पर याद रखना है 85 में पहली टीम गई थी, और उसी की वेरीफाई टीम करने के लिए जो गई थी वह 87 में गई थी। कब गई थी? 87 में, मार्च से लेकर के अक्टूबर, क्योंकि यही टाइम फ्रेम होता है बसंत काल का। साथ में इस खोजी दस्ते के माध्यम से निम्न तथ्यों का ज्ञान हमको प्राप्त होता है, जिसके अंतर्गत अगर देखें तो अगस्त 1987 से लेकर के 7 अक्टूबर 1987 के मध्य, ध्यान रखिएगा, अगस्त से अक्टूबर के मध्य में ओजोन के औसत प्राकृतिक सांद्रण में 50% की गिरावट आई। ये बात हमको ध्यान में रखना है। इस दौरान यहाँ पर क्या होता है, ओजोन के डिप्लीशन में हमको देखने को मिलता है कि डिप्लीशन जो है या 50% गिरती है। साथ में कुछ क्षेत्रों में ओजोन के सांद्रण में लगभग 100% की कमी हो जाती है, अर्थात ओजोन पूर्णतया लुप्त हो गई, जिस कारण ओजोन रहित छोटे छोटे क्षेत्र बन गए हैं। और ओजोन परत या ओजोन मंडल में इन ओजोन रहित भागों को हम क्या कहते हैं? ओजोन छिद्र कहते हैं। तो ऐसा अध्ययन पहली बार तो इस प्रकार का आंकड़ा 85 में मिला, लेकिन इसका वेरिफिकेशन कब होता है? 87 में होता है। ये बात ध्यान में हमको रखना है। ओजोन जो होता है, जैसा हमने आपसे पहले ही कहा, एक सतही ओजोन होता है जो वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होता है, विशेष तौर पर जिसको हम कहते हैं एशियन ब्राउन क्लाउड। इस एशियन ब्राउन क्लाउड में इसकी अहम भूमिका होती है। साथ में जो समताप मंडलीय
ओजोन है यह सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है, क्योंकि जब समताप मंडल में जो ओजोन होती है ये करती क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको यहाँ पर डिस्क्राइब कर देते हैं। यहाँ पर पृथ्वी की सतह है और यहाँ पर विद्यमान है ओजोन का लेयर। क्या है? ओजोन का लेयर। और यह ओजोन का जो लेयर है यह काफ़ी कह सकते हैं विस्तृत लेंथ में फैला हुआ है। विशेष तौर पर 12 से लेकर के 35 किलोमीटर के रेंज में यह फैला हुआ है। यह करता क्या है कि जब सन से आने वाली जो रेडिएशन है, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन इंसोलेशन के रूप में आती है, इसमें बहुत सारे प्रकार के वेवलेंथ के यहाँ पर रेडिएशन होती है। रेडिएशन कई लेंथ की होती हैं। इसी में एक रेडिएशन है जिसका नाम है अल्ट्रावायलेट रे। क्या नाम है? अल्ट्रावायलेट रे। यह जो अल्ट्रावायलेट रे है यह सतह पर आती है और आ करके क्या करती है, इसमें कई प्रकार की भी रे होती है, ये भी हमको ध्यान में रखना है। ए होती है, बी होती है, सी होती है। 3 प्रकार की रे होती है, अल्ट्रावायलेट रे ए, अल्ट्रावायलेट रे बी और अल्ट्रावायलेट रे सी। ए वाली पूर्णतः सतह पे आती है, ये पूर्णतः आती है ए वाली। बी वाली जो है यह आंशिक आती है। कैसी आती है? आंशिक तौर पर सतह पर आती है बी वाली। लेकिन सी वाली यह वापस चली जाती है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह जो ओजोन की लेयर होती है, और ओजोन के लेयर में भी खास करके जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है, यह क्या करता है, इस ओजोन लेयर को रेगुलेट करता है कि जिससे ये जो अल्ट्रावायलेट रे हैं ए बी सी, यह नियंत्रित तरीके से किसको सतह पर आना है किसको नहीं आना है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। और इसीलिए अगर यह हमारी ओजोन लेयर ना होती तो शायद धरती पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि यह अल्ट्रावायलेट रे तरह तरह की समस्याओं को उत्पन्न करता है, जिसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। तो आइए इसको समझ लेते हैं कि जो समताप मंडलीय ओजोन है इसमें एक रे होती है जिसका नाम होता है ए, और दूसरी होती है बी और तीसरी होती है सी। तो ओजोन की जो लेयर होती है ए को सतह पर आने देती है, इसको रोकती नहीं, और यह हमारे लिए आवश्यक भी है कि सतह पर आए। क्यों आए? क्योंकि हमारे शरीर में जो विद्यमान होता है 7 हाइड्रोक्सिल कोलेस्ट्रॉल त्वचा में विद्यमान होता है। कहाँ विद्यमान होता है? त्वचा में। क्या नाम है? 7 हाइड्रोक्सिल कोलेस्ट्रॉल। यह कोलेस्ट्रॉल करता क्या है, इसी के कारण हमारे शरीर में विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है जब सन रे इसके ऊपर पड़ती है। सन रे किसके ऊपर पड़ती है? 7 हाइड्रोक्सिल कोलेस्ट्रॉल के ऊपर। उसके परिणाम स्वरूप होता क्या है? विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है। शरीर में किसका फॉर्मेशन होता है? विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है। और यह विटामिन डी करता क्या है, हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में वृद्धि करता है। अर्थात जो भी हम खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं उस खाद्य पदार्थ में यदि कैल्शियम और फास्फोरस है, उस कैल्शियम और फास्फोरस का पूर्णतः अवशोषण करने का काम यह विटामिन डी करता है। और विटामिन डी शरीर में तभी बनेगा जब हमारे शरीर में 7 हाइड्रोक्सिल कोलेस्ट्रॉल पर इसका इंपैक्ट पड़े, अल्ट्रावायलेट ए का। और अल्ट्रावायलेट रे कब आएगी? जब हम सन रे के संपर्क में आएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि हमको धूप में रहना चाहिए। तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि अल्ट्रावायलेट रे पूरी तरीके से हानिकारक नहीं, इसका कुछ भाग हमको मिलना चाहिए, क्योंकि यदि यह नहीं मिलेगा तो हमको विटामिन डी नहीं मिलेगा, और यदि विटामिन डी नहीं मिलेगा तो कैल्शियम फास्फोरस का हमारे शरीर में संतुलित प्रकार से अवशोषण नहीं होगा, और यदि अवशोषण नहीं होगा तो तरह तरह की हमारे शरीर में समस्याएं आएंगी, अर्थात हड्डियां हमारी कमजोर हो जाएंगी। इसी प्रकार जो मेलानिन हमारे शरीर में त्वचा में पाया जाता है, इस मेलानिन का संपर्क भी जब अल्ट्रावायलेट ए से होता है तो हमारी त्वचा जो होती है यह गाढ़ी होती है, डार्क होती है, अर्थात मेच्योर होती है। तो त्वचा के रंग के निर्धारण में भी अल्ट्रावायलेट ए का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए अल्ट्रावायलेट रे सतह पर आती है और ओजोन लेयर इसको रोकती नहीं है। लेकिन जो अल्ट्रावायलेट बी होती है यह आंशिक रूप से प्रतिबंधित होती है, और यदि यह आवश्यकता से अधिक सतह पर आ जाए और हमारे शरीर की त्वचा से इसका संपर्क हो जाए तो हमारी त्वचा क्या होती है? बर्न कर जाती है, जल जाती है। तो ये हमको ध्यान रखना है कि हमको हमारे लिए आवश्यक कौन सा है? अल्ट्रावायलेट ए। लेकिन अल्ट्रावायलेट बी उतनी आवश्यक नहीं होती है, अर्थात यह आंशिक रूप से सतह पर आती है। लेकिन जो सी है यह पूर्णतः प्रतिबंधित होती है। क्या होती है? पूर्णतः प्रतिबंधित होती है। क्यों? क्योंकि यदि यह सतह पर आ जाएगी तो इसके संपर्क में आने से हमारे जो कोशिकाएं होती हैं उस कोशिका में उत्परिवर्तन की समस्या देखने को मिलती है, अर्थात म्यूटेशन की समस्या देखने को मिलती है। और यही जब म्यूटेशन अनियंत्रित तरीके से हो जाता है
उसी के परिणाम स्वरूप कैंसर की भी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और इसके परिणाम स्वरूप हमारे शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता है ये भी घट जाती है और हमारी जो उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी, तो यह प्रोडक्टिविटी चाहे कोई वनस्पति हो चाहे कोई प्राणी हो, सबकी घटती है और प्रतिरोधक क्षमता भी सभी प्राणियों की और वनस्पतियों की घट जाती है। तब जब अल्ट्रावायलेट सी आवश्यकता या हम कहें कि अल्ट्रावायलेट सी जब सतह पर आने लगती है तो इसलिए जो हमारी ओजोन लेयर है यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि सन रे के किस भाग को सतह पर आना है और किस भाग को आने नहीं देना है। यह पूरी तरीके से रेगुलेशन कहाँ पर होता है, हमारे कह सकते हैं वायुमंडल में। और वहीं पर एक आप देखे हैं अतीत में कि ग्रीन हाउस गैस रूपी भी एक सतह विद्यमान है जो क्या करती है, तरह तरह के रेडिएशन को नियंत्रित करने का कार्य करती है। तो उसी प्रकार यह ओजोन लेयर भी है जो कई प्रकार के रेडिएशन को सतह पर आने से रोकती है, विशेष तौर पर किसको, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी। यहाँ पर अब अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर होता क्या है, एक बात ये भी ध्यान रखें, क्योंकि आप समझिए यहाँ पर ये जो ओजोन की लेयर है ये करती क्या है, जब सन रे आती है तो सन रे इस पर टक्कर करती है, इसको तोड़ने का काम करती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ओजोन का जो है प्राकृतिक रूप से फॉर्मेशन भी होता है और प्राकृतिक रूप से इसका डिप्लीशन भी होता है। ओजोन मंडल में ओजोन प्राकृतिक नियम के तहत बनती भी है और बिगड़ती भी है, ये कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि जब इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रे आके टकराती है तो यह टूटता भी है और बनता भी है। कैसे बनता है वो आगे चर्चा की जाएगी। इसका तात्पर्य है ओजोन का फॉर्मेशन और ओजोन का डिप्लीशन एक नेचुरल फिनोमिना है जो प्रकृति में सतत घटती ही रहती है। यह समस्या का विषय तब हो जाता है कि जब मानव जनित गतिविधियों से इसका जो प्राकृतिक नियम है यह असंतुलित हो जाए, अर्थात इसके टूटने की दर बढ़ जाए, वह एक समस्या का विषय होता है। उसी की यहां पर चर्चा आगे की गई है। ओजोन का जो फॉर्मेशन है और ओजोन का जो डिप्लीशन है यह एक नेचुरल फिनोमिना है, अर्थात यह एक प्राकृतिक परिघटना है। अर्थात जब ऑक्सीजन जो हमारे वायुमंडल में विद्यमान है, इस ऑक्सीजन पर जब अल्ट्रावायलेट रे का इम्पैक्ट पड़ता है तो इसका प्रकाश रासायनिक विघटन हो जाता है, यह नवजात ऑक्सीजन में टूट जाता है और बनते हैं ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन। लेकिन यह ऑक्सीजन पुनः ऑक्सीजन से संपर्क करता है, किससे संपर्क करता है, ऑक्सीजन से। तो नवजात ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तब अल्ट्रावायलेट रे की उपस्थिति में, अल्ट्रावायलेट रे चूंकि आई रही है सन से, अल्ट्रावायलेट रे की उपस्थिति में यह नवजात ऑक्सीजन ऑक्सीजन के संपर्क में आता है और इसका होता है प्रकाश रासायनिक संयोजन, यह आपस में मिल करके ओजोन का फॉर्मेशन। तो ऑक्सीजन से भी जब ओजोन अल्ट्रावायलेट रे टकराती है तो वह क्या करता है, उस अल्ट्रावायलेट रे को रोकता है और साथ में टूट जाता है। तो रोका तो ना, अर्थात अगर युद्ध हो जाए, दो लोगों में युद्ध हो, आप समझिए युद्ध में कोई न कोई तो किसी ना किसी की तो मृत्यु होती ही है। तो यहां पर जब अल्ट्रावायलेट रे ऑक्सीजन से टकराती है तो ऑक्सीजन डेड हो जाता है, मतलब टूट जाता है दो भागों में। लेकिन ओजोन क्या करती है, यह ऑक्सीजन क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रे को रोक देता है। पुनः यह नवजात ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के ऊपर जब अल्ट्रावायलेट रे पुनः अटैक करती है तो यह आपस में जुड़ जाते हैं, क्या होते हैं, इनका संयोजन हो जाता है और ओजोन बन जाती है। और इस ओजोन के ऊपर पुनः जब अल्ट्रावायलेट रे अटैक करती है, ध्यान रखिएगा, पुनः जब इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रे अटैक करती है ओजोन नवजात ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो यह पुनः विघटित हो जाती है किसमें, ऑक्सीजन में। तो इस प्रकार से प्रकृति में एक घटना चलती रहती है, ओजोन बनना, ओजोन बिगड़ना, एक प्राकृतिक तरीके से यह प्रक्रिया सतत रूप से चल रही है। इसका तात्पर्य है ओजोन का बिगड़ना और ओजोन का बनना। यहाँ पर लिखा ओजोन का डिप्लीशन, यह ओजोन का डिप्लीशन कोई पर्यावरणीय समस्या नहीं है, यह पर्यावरणीय समस्या नहीं है, क्योंकि यह एक प्राकृतिक परिघटना है जो होती ही रहती है और इसी ओजोन डिप्लीशन के परिणाम स्वरूप ही अल्ट्रावायलेट रे रुकती है। इसलिए यह कोई चिंता का विषय नहीं। हाँ, जब यह जो डिप्लीशन है यह मानव जनित हो जाता है तो वह समस्या का विषय होता है। अर्थात यहाँ पर आप देख सकते हैं ओजोन फॉर्मेशन एंड ओजोन डिप्लीशन के नेचुरल फिनोमिना में मानव जनित गतिविधियां व्यवधान उत्पन्न कर रही हैं
जो एक पर्यावरणीय समस्या को जन्म देता है। कैसे होता है, आइए इसके विषय में समझते हैं। यहाँ पर कुछ मानव जनित गतिविधियां हैं जिसके परिणाम स्वरूप ओजोन का जो डिप्लीशन है यह कृत्रिम तरीके से हो रहा है, और इसमें प्रमुख भूमिका निभाता है जो फ्रेयान गैस होती है, जो प्रशीतक यंत्रों में प्रयोग की जाती है, जिसके अंतर्गत क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ये दोनों मिलाकर के बनती है जो गैस, उसका नाम है फ्रेयान। और ये फ्रेयान गैस कहाँ इस्तेमाल की जाती है? प्रशीतक यंत्रों में प्रयोग की जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रशीतक यंत्र किसी भी कह सकते हैं, या बेसिक इसका उद्देश्य ये कि वो क्या करता है, ठंडक करता है, जिसके अंतर्गत हम कोई वस्तु को रखते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ और भी मटेरियल हैं जो कह सकते हैं मानव जनित ही हैं और ओजोन के डिप्लीशन में भूमिका निभाते हैं, जिसके अंतर्गत यहाँ पर है कार्बन टेट्राक्लोराइड है, नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन का ट्राइऑक्साइड है, एलॉन है, मिथाइल ब्रोमाइड है, मिथाइल क्लोरोफार्म है, और इन सब में सबसे प्रमुख जो होता है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली क्लोरीन गैस होती है। वैसे जितने नाम यहाँ पर बताए गए हैं सब ओजोन के डिप्लीशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन फिर भी सबसे महत्वपूर्ण जो निभाता है उसका नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन में विद्यमान क्लोरीन है। यह क्लोरीन करता क्या है? अपने पूरे जीवन काल में 1,00,000 ओजोन को डिस्ट्रॉय करता है। कितने ओजोन को डिस्ट्रॉय करता है? 1,00,000 ओजोन के मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय करता है अपने पूरे जीवन। इसलिए यह चिंता का विषय है। यहाँ पर ओजोन परत क्षरण के लिए उत्तरदायी कारक जैसे वोलाटाइल क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन है। क्या है? यहाँ पर वोलाटाइल मतलब वाष्पशील होता है, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन होते हैं जो ओजोन परत क्षरण के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। साथ में 1990 में एक इंडेक्स बनाया गया था जिसका नाम था अल्ट्रावायलेट इंडेक्स, और यह 1990 के दशक में आया था। तो आपसे कभी काल भी प्रश्न पूछा जा सकता है अल्ट्रावायलेट का जो इंडेक्स है ये कब बनाया गया था? तो 1990 के दशक में बनाया गया था। क्योंकि यहाँ पर हमने कहा कि ये सब जो यहाँ पर फैक्टर लिखे गए हैं ये मानव जनित हैं, और इसमें भी विशेष तौर पर कौन है? क्लोरीन है। तो क्लोरीन किस प्रकार से ओजोन का जो फॉर्मेशन और डिप्लीशन का जो नेचुरल फिनोमिना है उसको किस प्रकार से इंपैक्ट करता है उसके विषय में यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। होता क्या है यह क्लोरीन? क्लोरीन जो एटमॉस्फेयर में विद्यमान है, विशेष तौर पर समताप मंडल में, इसका संपर्क जब अल्ट्रावायलेट रे से होता है तो यह क्लोरीन अपने क्या करता है, मूल जो नवजात क्लोरीन होते हैं इसमें टूट जाता है, और यह काफ़ी आयनाइज्ड होते हैं, अर्थात यह नेगेटिव चार्ज होते हैं, और यह काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं अस्थायी बांड होता है, और यह अपने आप को संतुलित करने के लिए किसी न किसी के संपर्क में पहुंचता है। और किसके संपर्क में पहुंच जाता है? तो जो उस समताप मंडल में विद्यमान पहले से नवजात ऑक्सीजन था उस नवजात ऑक्सीजन के साथ यह पहुंचता है, और अल्ट्रावायलेट रे की उपस्थिति में ही यह क्या करता है? क्लोरीन का ऑक्साइड बना देता है। ऑक्साइड बना देता है, क्लोरीन का ऑक्साइड बना देता है। इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि जो यह नवजात ऑक्सीजन था जो भविष्य का ओजोन बनने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता, अर्थात यह एक ओजोन के बनने की संभावना थी, उस ओजोन के बनने की संभावना को इस क्लोरीन ने क्या किया? डिस्ट्रॉय कर दिया। इतना ही नहीं, यह क्लोरीन का ऑक्साइड पुनः करता क्या है? एक बने बनाए ओजोन के संपर्क में आ जाता है। किसके संपर्क में आ जाता है? बने बनाए ओजोन के संपर्क में आता है, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? इसका पुनः विघटन होता है, क्लोरीन सेपरेट हो जाता है और ऑक्सीजन बन जाता है। क्या बन जाता है? ऑक्सीजन बन जाता है। यह ऑक्सीजन अब पुनः क्या, एक क्लोरीन क्या हो गया? पुनः एटमॉस्फेयर में स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहा है और काफी अस्थायी है और क्रियाशील है, और यह पुनः क्या करता है? पुनः एक नवजात ऑक्सीजन के साथ संपर्क कर लेता है, और इस प्रकार से क्लोरीन का ऑक्साइड बनाता है। अर्थात यह साइक्लिक क्रम में जो क्लोरीन है, जो क्लोरीन यहाँ पे बना था, यह क्लोरीन साइक्लिक क्रम में क्या करता है? अपने पूरे जीवन काल में लगभग 1,00,000 ओजोन के संभावना और बने बनाए ओजोन को क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए क्लोरीन क्या है? कह सकते हैं यह
ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी एक फैक्टर होता है, जिसका सोर्स क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलते हैं, प्रशीतक यंत्रों से निकलते हैं, क्योंकि प्रशीतक यंत्रों में इनका प्रयोग किया जाता है। लेकिन अन्य भी संसाधन है जिसके परिणाम स्वरूप ओजोन डिप्लीट होता है, जिसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है, हैलायन है, मिथाइल ब्रोमाइड है, मिथाइल क्लोरोफार्म है। ये सब भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वही बात यहाँ पे कही गई, पूरे जीवन काल में 1 लाख ओजोन को तोड़ता है। और ओजोन होल हम किसे कहते हैं, क्योंकि बार बार ओजोन होल की चर्चा होती है। तो अगर 300 डॉप्सन है तो 300 डॉप्सन एक प्रकार से हम कह सकते हैं, अगर विद्यमान है ओजोन का लेयर 300 डॉप्सन के रेंज में है, यह कहा जाएगा कि यह संतुलित अवस्था है, यह कोई समस्या नहीं। या घट करके अगर 220 तक आता है तो भी कोई चिंता नहीं है, लेकिन अगर 220 से कम हो जाए उसे हम कहते हैं कि यहां पर ओजोन होल की समस्या देखने को मिल रही। इसलिए जो अंटार्कटिका के ऊपर यह घटना देखी गई थी, वहां पर 220 डाप्सन से कम क्या ओजोन विद्यमान थे, इसलिए वह ओजोन होल के दायरे में पहुंच जाते हैं। तो हमसे प्रश्न पूछा जाता है ओजोन होल का पैरामीटर क्या है, तो ओजोन होल का पैरामीटर है जब 220 डाप्सन से कम हो जाता है उसे हम ओजोन होल का नाम देते हैं, जबकि संतुलित अवस्था क्या है, 300 डाप्सन। और यहां पर आगे जो लिखा गया है कि 1985 में जो ब्रिटिश टीम थी, इन्होंने टोटल ओजोन मैप स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से यह पता लगाया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो यह पता लगाया गया कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन होल है, इस पता लगाने के लिए इन्होंने किस टूल का प्रयोग किया था, तो उस टूल का नाम है टोटल ओजोन मैप स्पेक्ट्रोमीटर। यहां पर अब अगर ये समस्याएं हैं, इस समस्या का समाधान भी होना चाहिए, और यदि समाधान करना है तो जितने भी प्रशीतक यंत्रों में प्रयोग किए जाने वाले एलिमेंट हैं जो मानवजनित हैं, इनको नियंत्रित करना हो। तो यहाँ पर सबसे पहला जो प्रयास किया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसके परिणाम स्वरूप ओजोन होल की समस्या का समाधान हो सकता था, उसका नाम था वियना कन्वेंशन। वियना कहाँ पर है, ऑस्ट्रिया में है। और यह कन्वेंशन 1985 में हुआ था, और यह ओजोन क्षरण पर पहला वैश्विक सम्मेलन रहा है, जो 1988 में कार्यावधि में आया है, अर्थात इफेक्ट में आया है। और 2009 में यह कन्वेंशन सार्वभौमिक सत्यापन को प्राप्त करने वाला पहला कन्वेंशन बना है। तो यह वियना कन्वेंशन के बारे में एक छोटा सा कह सकते हैं फैक्ट है जो हमको ध्यान में रखना है। लेकिन इसी के बाद दूसरा जो इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ है उसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है यह 16 सितंबर 1987 का है, और इसी की याद में 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन। यह प्रभाव में कब आया है, तो प्रभाव में आया है 1 जनवरी 89 को, और तभी से लेकर के इसका नाम रखा जाता है पार्टीज ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। का नाम है मॉन्ट्रियल ऑफ पार्टीज, क्योंकि मॉन्ट्रियल है, इसको कहा जाता है मॉन्ट्रियल ऑफ पार्टीज। तो जो 89 का कन्वेंशन है इसे कहते हैं मॉन्ट्रियल ऑफ पार्टीज, अर्थात मॉन्ट्रियल का यह पहला क्या है, सम्मेलन है। कब हुआ था, 89 में। किसकी मदद से यह प्रभाव में आया है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे रोनाल्ड रेगन, जो उस समय के यूएस के राष्ट्रपति थे। ये बात काफ़ी आप समझिए कितनी विडंबना की बात है कि वर्तमान में जो यूएस है या ग्रीन हाउस गैस, या हम बात करें कि जो पेरिस जलवायु समझौता था, उस समझौते से डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं, यूएस को पुल आउट कर देते हैं। और यह वही राष्ट्र था, इस राष्ट्र के राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन इस ओजोन क्षरण की समस्या के समाधान के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए अपनी पूरी सहायता करते हैं। और विशेष तौर पर यहाँ पर सहायता करने के पीछे कारण ये भी था कि रोनाल्ड रेगन स्वयं अल्ट्रावायलेट रे के प्रभाव से कैंसर की समस्या से जूझ रहे थे। इनको स्किन डिसीज था, कैंसर की समस्या थी, और इसी के प्रभाव में कहीं न कहीं इन्होंने, अब जो भी कारण रहा है, लेकिन फिर भी इनकी मदद से ही यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रभाव में आ सका। बाद में अगर हम बात करें कि 33 देशों ने मॉन्ट्रियल मसौदे पर सितंबर 1987 में हस्ताक्षर किए थे, और सदस्य राष्ट्रों पर यह विधिक रूप से क्या होता है, बाध्यकारी होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल।
और सीएफसी को बात किया गया चरणबद्ध तरीके से हम रिप्लेस करेंगे किसके द्वारा से, एचसीएफसी के माध्यम से। ये भी बातें यहाँ पर कही गई हैं। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत एक बहुपक्षीय कोष स्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकार उन विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना जिनकी ओजोन क्षरण करने की या करने वाले पदार्थों की प्रति व्यक्ति खपत और उत्पादन 3 किलोग्राम से कम होगी, तब 0.3 किलोग्राम से कम होगी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने न केवल ओजोन परत को बचाया है, बल्कि इसने ग्लोबल वार्मिंग को भी कम किया। कैसे कम किया है, ये भी आगे हम चर्चा करेंगे। यहीं पर ये बात स्पष्ट है कि अगर हम लोग यह कह रहे हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत कि हमको चूंकि ओजोन क्षरण की समस्या का समाधान करना है, इसके लिए हमको क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रिप्लेस करना होगा हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। लेकिन चिंता का विषय ये है कि जो अभी विकासशील और अल्प विकसित राष्ट्र हैं, इन राष्ट्रों के पास अभी ऐसी टेक्निक नहीं है कि जो सीएफसी को एचसीएफसी से रिप्लेस। इसलिए यहाँ पर बात कही गई है कि वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने की बात कही गई है कि जिससे जो भी अल्प विकसित और विकासशील राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों में भी यह टेक्नोलॉजी विकसित हो सके। क्योंकि अगर आप अचानक किसी भी मटेरियल को बैन करेंगे तो भाई देखिए, हर राष्ट्र में प्रशीतक यंत्रों की आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत से प्रशीतक यंत्र अनुसंधान के लिए प्रयोग किए जाते हैं, चिकित्सा क्षेत्र में प्रयोग होते हैं। तो अगर आप मान लेते हैं सीएफसी को पूरी तरीके से बैन कर देंगे, तो फिर उस राष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था है या फिर जो वहाँ की अन्य व्यवस्थाएं हैं, वो क्या हो जाएंगी, बाधित हो जाएंगी। इसलिए इसको रिप्लेस करने की बात किया गया है, वो भी चरणबद्ध तरीके से। यहाँ पर अगर आगे बात करें कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का है, क्योटो समझौते की तुलना में ग्लोबल वार्मिंग पर अधिक प्रभाव पड़ा है। अब आप समझिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो स्पेशल कार्य करने वाली संस्था है उसका नाम है UNFCCC। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, यह क्योटो प्रोटोकॉल की तुलना में जो UNFCCC का एक प्रकार से उपक्रम है, और इसके तहत जो हम लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग में अचीवमेंट किया है, उससे ज़्यादा अचीवमेंट इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने करके दिखा दिया है। जबकि इसका उद्देश्य क्या था, ओजोन क्षरण की समस्या का समाधान। फिर भी इसके रेगुलेशन से कहीं ना कहीं जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, उसका भी समाधान सुनिश्चित हो सका है। ये बात आपसे पूछा जा सकता है। साथ में अगर बात करें कि तापमान में जो कटौती यहाँ पर देखने को मिली है, 0.12 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आई है। वहीं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के समन के तहत जो टेम्परेचर में कटौती मिली है, यह 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कटौती मिली है। आप सोच सकते हैं, जो क्योटो प्रोटोकॉल है, इसके इम्प्लीमेंटेशन से टेम्परेचर में कटौती सिर्फ 0.12 और इससे 1%, 1 डिग्री। आप सोच सकते हैं कितने का डिफरेंस है, लगभग 10 गुना का डिफरेंस है। 10 गुना ज़्यादा इफेक्टिव रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्योटो प्रोटोकॉल की तुलना में। यहाँ पर अगर बात करें कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वियना कन्वेंशन का ही प्रतिफल है, जो 85, ठीक है। और यहाँ पर बात की गई है कि जो अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन होल है, यह पूरी तरीके से रिपेयर हो जाएगा कब तक, 2060 तक। यहाँ पर देखिए, तो अभी यहाँ से हटाते हैं, इसको पहले पढ़ते हैं। यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशन की, और ये रिपोर्ट है 2018। यहाँ पर क्या बात कहा गया है, कह रहा है कि 2060 तक, 2080 तक अंटार्कटिका के ऊपर निर्मित जो ओजोन होल है, यह पूरी तरीके से रिपेयर हो। पहली बात, कब तक, 2080 तक। ध्यान रखिएगा, 2080 तक अंटार्कटिका के ऊपर जो निर्मित ओजोन होल है, यह पूरी तरीके से रिपेयर हो जाएगा, तथा 2060 तक 1980 के स्तर को प्राप्त कर लिया जाए। अर्थात जिस दर से हम लोग इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट किए हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन से पहला रिपोर्ट यही कह रहा है कि 2080 तक जो भी ओजोन होल की समस्या है, यह पूरी तरीके से समाप्त। दूसरा, यह कहा जा रहा है कि 2060 तक हम ओजोन के उस स्तर को प्राप्त कर लेंगे जो 1900 स्तर का, जो 1980 का स्तर था। साथ में कह रहा है कि यदि यह लागू ना किया गया होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सोचिए अगर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट ना हुआ होता तो क्या होता, तो कह रहे हैं कि 2064 तक लगभग ओजोन परत समाप्त हो जाती।
अर्थात इतने सौभाग्य की बात है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रभाव में आया और समस्या का समाधान हो रहा है। यह यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट कह रही है 2018 की। साथ में यहाँ पर बात हो रही है कि अंटार्कटिका के ऊपर ही ओजोन होल, जबकि जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री हैं ये कहाँ पर है, नॉर्थ हेमिस्फीयर। अब समझिए, जितने भी डेवलपिंग और डेवलप कंट्री हैं ये सब ज़्यादातर उत्तरी गोलार्ध में हैं। फिर भी जो ओजोन होल की समस्या है यह दक्षिणी गोलार्ध के अंटार्कटिका के ऊपर देखने को मिलती है। इसके पीछे कारण क्या है? तो आप सोचिए, जहाँ पर डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री रहेंगे वहीं पर अत्यधिक मात्रा में प्रशीतक यंत्र होंगे, और जब प्रशीतक यंत्र होंगे तो वहाँ से CFC छोड़ी जाएगी, और CFC में चूंकि क्लोरीन होता है, यह क्लोरीन समताप मंडल में पहुंचेगा और ओजोन को क्या करेगा, तोड़ेगा। लेकिन समस्या देखने को कहाँ मिल रही है, दक्षिणी गोलार्ध में, अंटार्कटिका के ऊपर। इसके पीछे कारण क्या है? तो जो मेन कारण है वो कारण ये है कि अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों तरफ जो है संरचनात्मक प्लेट किनारा है, जहां से लगातार क्लोरीन युक्त रेडान गैस निकलती है, और इसी का परिणाम है कि जो ओजोन क्षरण के लिए क्या है, जिम्मेदार है। ऐसे जो उत्तरी गोलार्ध की क्लोरोफ्लोरोकार्बन है यह पूरे वैश्विक स्तर पर फैलती है। वह उत्तरी गोलार्ध में भी जाती है, दक्षिण में भी जाती है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में इसकी इंटेंसिटी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पर जो संरचनात्मक प्लेट किनारा है, अपसारी प्लेट किनारा है, वहाँ से लगातार क्लोरीन युक्त रेडान गैस निकलती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि यहाँ पर अंटार्कटिका क्षेत्र में ठंडक के समय में जब अत्यधिक ठंड के कारण हरित गृह गैसों का संकेंद्रण हो जाता है, और इसी के परिणाम स्वरूप हम कह सकते हैं ओजोन होल की समस्या देखने को मिलती है। साथ में अगर हम बात करें कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था 89 में जो इम्प्लीमेंट हुआ है, क्योंकि तभी से इसका नाम पड़ा था मॉन्ट्रियल ऑफ प्रोटोकॉल, अरे मॉन्ट्रियल ऑफ पार्टीज। तो मॉन्ट्रियल ऑफ पार्टीज जो पहली थी ये 89 में थी जब लागू किया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो तब से अगर हम काउंट करें तो 2016 तक इसकी 28वीं बैठक थी, और यह बैठक चल रही थी कहाँ पर, किगाली रवांडा में। और यहाँ पर ही बात किया गया कि अब हमको क्या करना है, HCFC को प्रतिबंधित किया जाए, क्योंकि HCFC देखिए, HCFC वैसे एक प्रकार से ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी कह सकते हैं एक एलिमेंट है, लेकिन फिर भी इसके परिणाम स्वरूप कहीं न कहीं ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी बढ़ रही है। तो इसलिए ये बात चल रही है कि अब हम लोग क्या करेंगे, HCFC को भी समयबद्ध तरीके से इसको हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। इसीलिए ये जो सम्मेलन था जो पूरी तरीके से ओजोन क्षरण की समस्या के समाधान के लिए आयोजित किया गया था, लेकिन यहाँ पर चर्चा का जो केंद्र बिंदु रहा है वह ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि यह जो HCFC है यह CO2 की तुलना में 1000 गुना ज़्यादा प्रभावकारी। तो इसलिए कहा गया कि इसको हम क्या करेंगे, अब प्रतिबंधित करेंगे। और यहाँ पर बात यह तय हुई कि जो यूरोपियन यूनियन और US है यह 2019 से इसमें 10% की कटौती करेगा। ब्राज़ील और चीन जो हैं 2024 से इनके ऊपर लागू किया जाएगा। भारत और पाकिस्तान के ऊपर यह कब से लागू होगा, तो 2028 से लागू होगा। अर्थात ये सब शर्त तय की गई थी जब यह सम्मेलन चल रहा था किगाली रवांडा में, कब, 2016 में। और यही जो है कह सकते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का छठा संशोधन है, क्योंकि आज तक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कितने संशोधन हो सकते हैं, कितने संशोधन हो चुके हैं, 6 बार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन हुआ है, और छठा संशोधन यही किगाली रवांडा का है जिसकी चर्चा आगे यहाँ पर की गई है। इतनी चर्चाएं तो हम लोग आज की क्लास में कर रहे हैं। अब शेष चर्चाएं जो हम लोग नेक्स्ट करेंगे अगले एपिसोड में। तो अब देख सकते हैं आप, वही बातें यहाँ पर लिखी गई हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में अब तक कितने बार संशोधन हो चुके हैं, 6 बार हो चुके हैं, और इसी की बात यहाँ पर की गई है। और यह इम्प्लीमेंट कब किया गया है, किगाली रवांडा वाला 2019 से यह इम्प्लीमेंट किया गया है, और भारत ने इसका अनुसमर्थन कब किया है, तो 2021। यह किगाली रवांडा की टोटल कह सकते हैं यहाँ पर कहानी है जो कब की है, 2016 की है, और इसमें कितने राष्ट्र भाग लिए हैं, 170, और यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का छठा संशोधन था। ये सब बातें हैं जो हमको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर कुछ बातें और हैं जिसकी चर्चाएं हम लोगों को करनी है, जैसे
यहाँ पर कुछ परिकल्पनाएं हैं जिस परिकल्पना के तहत ओजोन में क्षरण होता है, और उसी के तहत आता है एक, देखते हैं यहाँ पर एक परिकल्पना होती है जिसका नाम है क्लोरीन परिकल्पना, एक का नाम है सल्फेट परिकल्पना, एक का नाम है नाइट्रोजन ऑक्साइड की परिकल्पना, और एक ध्रुवीय समताप मंडलीय मेघ की परिकल्पना। ये सब परिकल्पनाएं हैं जिसके विषय में हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। और यहाँ पर भारत, जो हमने बात किया ना कि किगाली रवांडा के तहत भारत जो अपना अनुसमर्थन करता है कि हम लोग भी क्या करेंगे, HCFC को चरणबद्ध तरीके से घटाएंगे, क्योंकि भारत के ऊपर यह जो इम्प्लीमेंट होगा यह 2028 से होगा। तो भारत कहता है, यहाँ पर आप देखिए भारत ने क्या कहा है, HCFC में चरणबद्ध रूप से कटौती करने के लिए कहता है कि हम लोग HCFC में कटौती करेंगे 2032 में 10% की कटौती। आप लोग 28 से कह रहे हैं, वो बात दूसरी है, लेकिन हम इसको 4 चरणों में काटेंगे। पहली कटौती 2032 में होगी 10% की, दूसरी कटौती 2037 में होगी 20% की, तीसरी कटौती होगी 2042 में 30% की, और अगली जो कटौती होगी 2047 में यह 85% की। भारत ने अपनी यह प्रतिबद्धता व्यक्त की है इस HCFC को क्या करते हुए, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हुए। तो भारत ने अपना अनुसमर्थन किया, इसी के साथ भारत ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर दिया कि हम इसी लक्ष्य के साथ क्या करते हैं, इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो किगाली सम्मेलन है उसको मान्यता देते हैं। मान्यता क्या देते हैं, मतलब उसको हम अपने राष्ट्र के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे इन शर्तों के तहत। तो ये यहाँ पर एक प्रकार से कंप्लीट इंफॉर्मेशन है ओजोन क्षरण के विषय में और उसके प्रबंधन के विषय में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। साथ में यहाँ पर 4 परिकल्पनाएं हैं जिसके विषय में हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर यह एक प्रकार से थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको आप, बेहतर तो यही होगा इसको आप पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसका पूरा PDF मटेरियल आपके सामने उपलब्ध करा देंगे और आप इसको पढ़ करके अपने नॉलेज को इन्हांस करने का पूरा प्रयास करें। शेष जो अब जानकारी है उस जानकारी को हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग मिलेंगे फिर कल के क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।